नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूं हिस्ट्री की क्लास में। और आज की हम क्लास में करने वाले हैं मौर्यन डायनेस्टी और लेटर मौर्यन डायनेस्टी के क्वेश्चंस को, जो एसएससी जीडी के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाओ। आज सेट 3 है हमारा हिस्ट्री का और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है, क्या ध्यान देंगे, आपसे पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, नाम क्या था। देखो, मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था उसका नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश था, जिसका शासनकाल 544 से लेकर के 412 ईस्वी तक, 412 बीसी तक आपको हर्यक वंश का शासनकाल इधर देखने को मिलता है। और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हर्यक वंश में, बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद उदयन। ठीक है, और इसके बाद धीमे धीमे करके पूरा हर्यक वंश जो है डिक्लाइन कर जाता है। तो मौर्य वंश में सबसे जो पहला वंश था वो था हमारा हर्यक वंश। यही वो वंश है जिसने मगध महाजनपद को सबसे पहले सशक्त करने का बीड़ा उठाया था। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अशोक ने धार्मिक अधिकारी की नियुक्ति की थी, क्या कहा जाता है उसे? तो आप ध्यान दीजिएगा, अशोक ने 261 बीसी में जब कलिंग युद्ध लड़ा, तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद धम्म की पॉलिसी अपने राज्य में लागू कराया और एक धम्म महामात्य नाम के अधिकारी की नियुक्ति कराया। धम्म महामात्य, इस अपॉइंटमेंट की जानकारी अशोक के 5वें अभिलेख से अशोक के जानकारी मिलती है इस अपॉइंटमेंट की। धम्म महामात्य धार्मिक अधिकारी था। इसके साथ साथ एक महिला धार्मिक अधिकारी भी नियुक्त की गई थी जिसका नाम था इतझिंग, याद रखिएगा। ठीक है, तो धम्म महामात्य ऑप्शन भी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, जिनको मालूम है कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर देना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाई याद रखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कमजोर था बृहद्रथ, और बृहद्रथ जो है लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट। अशोक के कलिंग के युद्ध के का विवरण किस अभिलेख से मिलता है? देखो, अभी मैंने बताया था 261 बीसी में कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा जीता गया, और जीतने के बाद धम्म की नीति को अपनाया। धम्म की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है जी, इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो अशोक के 13वें अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास है क्या? ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रियदर्शी का नाम या प्रियदर्शी नाम निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से किससे जुड़ा है? प्रियदर्शी, देखो प्रियदर्शी की पहचान अशोक के रूप में हुई है। किसके रूप में हुई है? अशोक के रूप में हुई है, और ये जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़े थे। अशोक के
अभिलेख पढ़े थे और इसी ने जेम्स प्रिंसेप ने ही बताया था कि प्रियदर्शी कोई और नहीं बल्कि कौन है, अशोक है। ठीक है, प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, ये सब सवाल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल, और ये पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि एम ही पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछे भी गए हैं। आपसे पूछा मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखो भाई, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 बीसी में स्थापना की गई थी। 185 बीसी तक आपको मौर्य वंश देखने को मिलता है। फाउंडर कौन था? फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे लास्ट रूलर भी पूछा जाता है मौर्य डायनेस्टी का, तो लास्ट रूलर भी आप याद रखिएगा। लास्ट रूलर कौन था? तो लास्ट रूलर था बृहद्रथ। ठीक है जी, चलो याद रखिएगा। 321 इस पे टिक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको 321 बीसी भी लिखा हुआ मिलेगा। आपसे पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल में कौन सी सभा हुई थी, अच्छा कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो देखो, अशोक के टाइम पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 250 बीसी में, अशोक के शासनकाल में। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो हमारे पास ऑप्शन है तृतीय। चतुर्थ कब हुई थी? तो चतुर्थ हुई थी फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में हुई थी चतुर्थ। कहां पर? कश्मीर कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में, कनिष्क के टाइम पर। रूलर था इस टाइम पर कौन? कनिष्क था। प्रथम कब हुई थी? तो 483 बीसी। कहां पर? राजगृह। कौन था इस समय रूलर? तो अजातशत्रु। द्वितीय कहां हुई थी? तो द्वितीय को हम इधर लिख देते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी 383 बीसी, वैशाली। किसके टाइम पर? कालाशोक के टाइम पर। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, पेपर में चूंकि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भाई कि बिंदुसार किस धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसके बारे में ऐतिहासिक स्रोतों में क्या सलाहियत है। तो ध्यान रखिएगा, जो बिंदुसार है मौर्य वंश का शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था, और ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था। कौन सा? आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था। और आजीवक संप्रदाय को जो फॉलो करता था, तो आपसे पेपर ये भी पूछेगा कि आजीवक संप्रदाय का फिर फाउंडर कौन है। तो याद रखिएगा, मखिली पुत्र घोषाल, मखिली पुत्र घोषाल, मखिली पुत्र घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, और इसी आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था बिंदुसार। और ध्यान रखना, अशोक ने जो गुहा लेख लिखवाए हैं, केव इंस्क्रिप्शंस जो लिखवाई हैं, उन गुफाओं को इन्हीं आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए दान किया गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, आपसे पूछ ले कि अशोक ने किस धर्म के भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनवाई थी, तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को गुफा बनवा करके दान दी थी। ठीक है, तो पेपर में गलत कर देते हैं, सोच लेते हैं कि अशोक तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया हुआ था, तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए बनवाया होगा। नहीं भाई, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन, बुद्ध के समय में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो भाई, बुद्ध के टाइम पर सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध, मगध था। और क्यों था सबसे शक्तिशाली? तो एक तो देखो, मगध का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था वो गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन नदी के दोआब में आता है,
और यहाँ की जमीन बड़ी फर्टाइल है। जमीन फर्टाइल होने के चलते अच्छा प्रोड्यूस होता था, अच्छा प्रोड्यूस होने के चलते अच्छा रेवेन्यू मिलता था, जो कि साम्राज्य को हेल्प मिलती थी उससे। इसके साथ साथ यहाँ पर घने जंगल थे, उन घने जंगलों के चलते हाथी बड़े आसानी से यहाँ मिल जाते थे, और हाथी सेना में यहाँ के राजा लोग इस्तेमाल करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ के राजाओं को, मगध को मजबूत राजाओं का साथ मिल गया था। इसके चलते मगध 16 के 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो पाया। और बुद्ध के टाइम पर जो देखने को मिलते हैं आपको, वो हर्यक वंश के शासक देखने को मिलते हैं। कौन कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है जी, चलो ध्यान रखना। नेक्स्ट, मगध के हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? मैं आपको बता चुका हूं हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई बिंबिसार था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसकी हत्या इसी के बेटे अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई थी। इसी के बेटे अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई थी। और भाई अपने पिता की हत्या किया था, इसीलिए हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक आपको देखने को मिलता है हर्यक वंश। ठीक है, बिंबिसार याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये सवाल एसएससी जीडी में इसी तरीके से पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल हैं ये। ठीक है ना। पूछा राजा चंडप्रदोत किस महाजनपद पर शासन करते थे? तो देखो भाई, राजा चंडप्रदोत जो थे, ये मगध हो गया और ये इधर था अवंती। तो राजा चंडप्रदोत जो थे वो अवंती के शासक थे। कौन थे? अवंती के शासक थे। कौन? चंडप्रदोत। अवंती के शासक थे चंडप्रदोत। किस टाइम पर? जिस टाइम मगध में शासन चल रहा था बिंबिसार का। अब इस टाइम पे हुआ ऐसा था कि चंडप्रदोत बीमार हो गए थे, इनको पीलिया हो गया था, और इनके जो डॉक्टर्स थे वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो बिंबिसार ने अपने वैद्य को भेजा था अवंती में चंडप्रदोत का ट्रीटमेंट करने के लिए। किसको? जीवक को। जिसके बाद चंडप्रदोत ठीक हुआ, और ठीक होने के चलते बिंबिसार और चंडप्रदोत के बीच जो है मैट्रिमोनियल अलायंस डेवलप हुई। ठीक है, मगध के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार हुआ अवंती के माध्यम से। तो याद रखेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपसे पूछा गया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मगध के शासक बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रदोत को ठीक करने के लिए अपने किस राजवैद्य को भेजा था? तो कौन था? जीवक था। कौन सा महाजनपद तांबे के व्यापार के लिए कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था? तो तांबे के व्यापार के लिए कौन सा महाजनपद जाना जाता है? ऑप्शन गलत है इसमें, अवंती। ठीक है, मालवा क्षेत्र में आता है, मालवा मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे अवंती के बारे में, इसकी कैपिटल, 2 कैपिटल इसकी हैं, उज्जैन और महिष्मती। आंसर क्या होगा? अवंती टिक कर लेना, ऑप्शन एक है नहीं इसमें। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है? तो दक्षिण भारत में अस्मक था। कौन सा था? अस्मक था। और अस्मक की जो कैपिटल इस समय पर है, अस्मक की कैपिटल पोतन या प्रतिष्ठान। दक्षिण भारत में 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। लोकेशन इसकी महाराष्ट्र में आती है।
ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। 13 हुआ। नेक्स्ट, अजात शत्रु ने युद्ध में कौन सा हथियार तकनीक पर, ये बड़ा पूछा जाता है। देखिए, अजात शत्रु ने अवंती के साथ 16 साल लंबा युद्ध लड़ा था। 16 साल लंबा युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में दो बड़े हथियार उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। एक तो रथमूसल और दूसरे का नाम था महाशिलाकंटक। दूसरे का नाम क्या था? महाशिलाकंटक। ये दोनों इस्तेमाल किए गए थे। ये महाशिलाकंटक जो था गुलेल टाइप का होता था, बड़ी गुलेल थी जो बड़े पत्थरों को सामने वाली सेना पर फेंक सकती थी। तो गुलेल और रथमूसल, ये बड़ी गुलेल होती थी। ठीक है, नेक्स्ट, अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह से कहां पर स्थानांतरित किया था? देखो, पाटलिपुत्र में ट्रांसफर किया था। मगध की राजधानी पहले थी राजगृह, जब बिंबिसार रूल किया करता था। बिंबिसार के बाद आया अजात शत्रु। तो अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके आया था। अब जितने करीबी लोग थे बिंबिसार के, वो सब अगेंस्ट हो गए अजात शत्रु के, और अजात शत्रु को चारों तरफ से खतरा मंडराने लगा। तो अपनी कैपिटल ट्रांसफर करने का सोचा अजात शत्रु ने। कहां पर? पाटलिपुत्र में। लेकिन कर नहीं पाया। पाटलिपुत्र में इसलिए करना चाहता था क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो एक नदी दुर्ग था। ठीक है, चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। तो बाद में इसका बेटा आगे शासक बना उदयन। उदयन ने कैपिटल ट्रांसफर किया। कहां पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है जी, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? देखो भाई, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है वो है, संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उदयन, उदयन के बाद फिर कमजोर शासक हैं अनिरुद्ध, मुंडक और फिर नागदशक। ये तीनों के तीनों कमजोर शासक थे। और जो अंतिम शासक है नागदशक, इसकी हत्या इसी के अमात्य के द्वारा कर दी गई थी। कौन था इसका अमात्य? तो इसका अमात्य शिशुनाग था। तो शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना किया था, शिशुनाग वंश की। कब? 412 में। 412 बीसी है। ठीक है जी, आओ चलो नेक्स्ट। क्या हो गया आंसर? डी हो जाएगा नागदशक। सिकंदर ने किस पहाड़ी दर्रे के रास्ते भारत में प्रवेश किया था? तो सिकंदर ने खैबर दर्रे के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। कब? 326 बीसी में। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो हाइडेस्पीस का युद्ध 326 बीसी, 325 बीसी हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा गया था। इसी को हम झेलम का युद्ध भी कहते हैं। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। यूनानी ग्रंथों में झेलम नदी को हाइडेस्पीस कहा गया है। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर वर्सेस राजा पोरस, जाट राजा पोरस के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। जाट राजा पोरस के साथ ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें राजा पोरस बड़ी वीरता से लड़ते हुए हार गए थे। और जब सिकंदर भारत से वापस गया तो इनके जीते हुए इस साम्राज्य को राजा पोरस की वीरता से प्रभावित होकर के इनको वापस करके चला गया था। ठीक है, तो कहां पर? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके किस मंत्री ने की? उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? अच्छा, शुंग से पूछ लिया। अंतिम शुंग शासक, चलिए ध्यान दीजिए,
हाँ, अंतिम शुंग शासक था देवभूति। अंतिम शुंग शासक था देवभूति। और देवभूति की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो इसी के एक अमात्य, इसी के एक सेनापति के द्वारा कर दी गई थी, जिसका नाम था वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व ने की थी। कब की थी? 73 बीसी में की थी। 73 बीसी में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अंतिम शुंग शासक की हत्या की गई थी। आपसे पूछा मगध महाजनपद कौन सी दो नदियों से घिरा हुआ था? तो मगध महाजनपद जो था वो गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है। गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था, और मगध के समृद्ध होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है, और दूसरी वजह है मगध को मजबूत शासकों का साथ मिल जाना। ठीक है भाई, अच्छा फर्टाइल लैंड था यहाँ का, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता था, और रेवेन्यू अच्छा मिलने के चलते राज्य जो है समृद्ध हो पाया। घने जंगल थे, जंगलों से लकड़ियों का व्यापार, उससे भी आपके खजाने को पैसा आता था। घने जंगलों में हाथी बड़े आसानी से मिल जाते, तो हाथियों को ट्रेन करके सेना में इस्तेमाल किया जाता था। ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था? तो भाई ये था मगस्थनीज, और इसने एक किताब लिखी है इंडिका। इंडिका से हमें मौर्य वंश की कुछ जानकारी मिलती है, और खासकर मौर्य वंशकालीन शहर पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन है। पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन है इसमें। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है पाटलिपुत्र के लिए, पालीब्रोथा। और एक उत्तरापथ की जानकारी भी इसमें मिलती है, उत्तरापथ की भी जानकारी इसमें मिलती है। मेगास्थनीज जो था यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना? बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना था अजातशत्रु। अपने पिता की हत्या कर दिया था, और हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा, जिसके चलते हर्यक वंश को आप पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। बड़े सवाल पूछे जाते हैं उत्तर वैदिक काल से। यकीन मानिए आपने ये सीरीज कर ली पूरी पेपर से पहले, तो आपका पेपर में सवाल नहीं छूटेगा। 4-5 सवाल जो आपको हिस्ट्री से आएंगे, बड़े ही आसानी से आप लगा के आओगे। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? मैंने अभी बताया था, वासुदेव कण्व ने की थी 73 बीसी में। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके। नेक्स्ट, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में लिया जाता था? तो भाई 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस लिया जाता था। जानकारी मिलती है इसकी आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है। किसकी है किताब? कौटिल्य की, मतलब आचार्य चाणक्य। 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। ठीक है जी। नेक्स्ट आपसे पूछा कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था। और देखिए, तक्षशिला में सबसे पहले बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुरजिन को भेजा था, सुरसिन, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाया, फेल हो गया। जिसके बाद फिर अशोक को भेजा गया, और अशोक ने बड़े ही आसानी से तक्षशिला के विद्रोह को बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद यहाँ का उपराजा भी बनाया गया। तक्षशिला का उपराजा भी अशोक को बाद में बनाया गया बिंदुसार के द्वारा। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मौर्य और उत्तर मौर्य काल के, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। फिर मुलाकात होगी अगली नई क्लास में, अगली नई वीडियो में, और अगली क्लास में हम लोग गुप्ता और लेटर गुप्ता पर चर्चा करेंगे। और अगली क्लास के साथ ही आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते थे, वो सब हो जाएंगे समाप्त। तो ये पूरी श्रृंखला जरूर देख लीजिएगा पेपर जाने से पहले, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं,
और जितने भी संभावित प्रश्न हैं आने वाले एग्जाम के लिए जो है वो आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।